फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर. सो आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम ऑल्सो. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकली. 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, जो मैं अब कवर करवाने जा रहा हूँ. ओके, सो इसे अच्छे से करना है. और अभी तक हमने जो किया है, बताओ उसमें क्या कोई कंक्लूजन निकल के आया है कि कितना इक्विटी से फंड रेज करना चाहिए और कितना डेट से फंड को रेज करना चाहिए? कोई कंक्लूजन निकल गया? नहीं निकल गया है. और उसके बाद क्या थ्योरी हमने कवर की थी. इसमें क्या एनओआई अप्रोच था, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच था, और भी हमने टॉपिक्स किए थे और भी मेथड हमने कवर किए थे. और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? थ्योरी कवर की थी. ओके, और आज हम क्या कवर करेंगे? आज हमें ये पता लगाना है कि कितना इक्विटी से फंड रेज करना चाहिए, कितना हमें डेट से फंड रेज करना चाहिए. तो इसे हमें डिसीजन यही तो लेना है. कंपनी में क्या होता है डिसीजन, फाइनेंशियल जो मैनेजर होता है उसे ये डिसीजन लेना होता है कि कितना फंड डेट से रेज करना चाहिए, कितना इक्विटी से. ओके, और लास्ट क्लास में ये बताया था कि कंपनी पहले कैसे फंड को रेज करती है. पहले वो खुद अपना जो इंटरनल अर्निंग होती है, इंटरनल अर्निंग मीन्स जो उसकी रिटेन अर्निंग होती है उसका यूज करती है. देन आफ्टर डेट के बाद फिर और भी फंड की जरूरत पड़ती है, तो उसके बाद किसके पास जाती है? इक्विटी इशू करती है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें स्टार्ट करने लास्ट टॉपिक. तो इसमें लास्ट टॉपिक कौन सा था जो मैंने लिखवाया था स्टार्टिंग में? बताओ. रिलेशनशिप बिटवीन आरओआई और आरओई एंड रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी और ईपीएस. ओके, इसकी एक हेडिंग देंगे. क्या? देखो, ये थर्ड है. ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस. कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस में अब देखो इसमें क्या क्या कवर होता है. देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर इन प्रैक्टिस, इसी में हमें ये पता करना है क्या? आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी. इसमें क्या करना है? रिलेशन से बताना है. रिलेशन और क्या है? एबीआईटी और क्या है? एबीआईटी और ईपीएस, इसके बीच में क्या करना है? रिलेशनशिप. ओके, अब पहले हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में देखो, मैं हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में लिखवा दूंगा. ओके, हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई भी नोट्स बनाते हो हमेशा अपनी लैंग्वेज में नोट्स को बनाना, क्योंकि जब अपनी लैंग्वेज में बनाते हैं ना लैंग्वेज में, तो वो ज्यादा समझ में आते हैं. ये ध्यान रखना है. जितना भी समझ में आए उसे अपनी लैंग्वेज में पहले बनाना है, क्योंकि अब तुम फाइनल में कभी तो कर ही सकते हो कि उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो. आप इतने तो लायक हो ही चुके हो. ओके, तो हमेशा जब भी कोई भी नोट्स बनाओ हमेशा उस लैंग्वेज में बनाना जो आपको ज्यादा समझ में आती है. ओके, इट मीन आपकी खुद की लैंग्वेज. ओके, सो देखो क्या इंट्रोडक्शन में क्या देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, क्या उसमें ये कंक्लूजन निकल के आया था कि कितना हमें डेट या कितना हमें इक्विटी रेज करना चाहिए? नहीं निकल के आया था. तो हमें यहाँ पर क्या करना? ये लिखना है. तो क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में ये कंक्लूजन नहीं हो पाया था कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा या क्या होना चाहिए, और क्या या तो क्या होना चाहिए.
तो अभी तक जितना भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में कवर किया है, क्या उसमें ये कंक्लूजन निकल गया है कि कितना कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना ऐसा कितना हमें रेज करना चाहिए फंड जिससे डेट और इक्विटी की, जिससे क्या कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम हो। हमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को करने के लिए ही अब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ओके, तो इसमें सम्स भी आएंगे। तो अब देखो और एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जब कंपनीज क्या करती है, जब कंपनी को फंड रेज करना होता है तो कंपनीज क्या करती हैं, बताओ क्या करती हैं। ये क्वेश्चन है, ये लिख लेना अपने नोटपैड में। क्या जब कंपनी क्या करती है, जब कंपनीज क्या करती हैं जब कंपनीज को फंड रेज करने की जरूरत पड़ती है, बताओ। इसे हम इन प्रैक्टिस इसी में सीखेंगे। ओके, सो अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कवर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला कौन सा रिलेशनशिप है, आरओआई और आरओई। ओके, तो रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड ROE। ओके, तो पहले ये बताओ ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI कैलकुलेट कैसे करते हैं बताओ जल्दी से। इसके लिए बनाते हैं क्या है, EBIT अपॉन में क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू में 100, इसका फॉर्मूला ये है। ओके, और हम अगर कैलकुलेट करना चाहे किसे, अब C मीन्स कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉय। अब कैपिटल एम्प्लॉय में क्या क्या ऐड होता है, देखो इसमें होता है नेट वर्थ प्लस में डेट, तो क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉय। ओके, अब ROE कैसे निकलता है बताओ। ROE क्या होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन में क्या आएगा, नेट वर्थ, नेट वर्थ। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, अर्निंग फॉर इक्विटी का। ओके, और क्या देखो, इसे क्या बोलते हो, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर्स होल्डर, ये भी कह सकते हैं। ओके, और कैसे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्या ऑप्शन है इसका, देखो और ऑप्शन है इसका, देखो क्या, पैट में से माइनस कर दो, क्या है, प्रेफरेंस अर्निंग या प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन में नेट वर्थ। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या है, प्रेफरेंस में से डिविडेंड को जो माइनस करके, प्रेफरेंस क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें सबसे पहले प्रेफरेंस दे देते हैं। ओके, तो उनको जो डिविडेंड देना होता है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो उसके बाद जो बचता है तो वो क्या निकल गया, तो वही है अर्निंग फॉर इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर। ओके, तो ये क्या है, अब हमें क्या करना है, इसी में हमें ये सीखना है कि इन दोनों में क्या करना है, इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इंटरप्रिटेशन इसमें रिलेशनशिप बताना है। ओके, सो हम ऐसे ही बता सकते हैं कुछ चीजें। देखो क्या इसमें क्या है, एक तो ये डिफरेंस है, इसमें क्या आता है, इसमें EBIT है, यहाँ पर क्या अर्निंग फॉर इक्विटी, यहाँ पर क्या है इंटरेस्ट और टैक्स का इफेक्ट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या है टैक्स और इंटरेस्ट दोनों का इफेक्ट हो चुका है। ओके, और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में नेटवर्थ और डेट दोनों को इन्वॉल्व करते हैं, बट इन केस ऑफ ROE में इसमें क्या है, सिर्फ नेट वर्थ ही हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके, पहले इसे लिखो, फिर इसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे इसकी। ओके, जल्दी से लिखो इसे।
अब देखो क्या इसमें, अगर इसमें क्या प्रेफरेंशियल कैपिटल प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कैसे आरओई कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या, इफ वी एज्यूम दैट देयर इज नो कैपिटल, कौन सी कैपिटल बताओ, प्रेफरेंस कैपिटल प्रेजेंट, उसका प्रेजेंस ही नहीं है। ओके, तो उस केस में आरओई कैसे निकलेगा, देखो आरओई कैसे निकलेगा, तो इसमें सिर्फ सीधा कर देंगे पैट, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसको डिवाइड कर दो नेट वर्थ इनटू में 100, दैट्स ऑल, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ओके, तो सीधा यही करना है क्या, आरओई इक्वल टू पैट अपॉन में नेट वर्थ इनटू में 100। ओके, अब क्या इसमें देखो, तो अब देखो क्या था इसमें, आरओआई, इसका फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, और इधर क्या है, ROE इक्वल टू पैट अपॉन में क्या आ गया बताओ, पैट अपॉन में नेट वर्थ। ओके, अब बताओ इन दोनों में फर्क क्या है, डिफरेंस बताओ जल्दी से, क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं आपके सामने है। तो देखो इसमें क्या है, सिंपल, पहला डिफरेंस क्या है इसमें, पहला डिफरेंस है कि इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें नेट वर्थ और प्लस डेट। ओके, बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ नेट वर्थ ही है। ओके, तो पहला तो ये डिफरेंस हो गया। ओके, और इसमें क्या, EBIT, यहाँ पर क्या इंटरेस्ट और टैक्स भी है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं है। ओके, तो पहले तो एक तो ये हो गया। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे इंटरप्रिटेशन करेंगे इनकी। ओके, अब इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, बताओ जल्दी से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन स्टेब्लिश करना है। वी नीड टू स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन आरओई और आरओआई। सो बताओ कैसे स्टेब्लिश करेंगे, हाउ टू स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन आरओआई और आरओई। तो देखो रिलेशन, तो रिलेशन स्टेब्लिश कैसे करेंगे, देखो तो आरओई इक्वल टू क्या करेंगे, आरओआई प्लस में आरओआई माइनस में इंटरेस्ट। ओके, और उसके बाद क्या कर देंगे, डी अपॉन में ई कर दिया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम करेंगे वन माइनस टैक्स। ओके, वन माइनस टैक्स करेंगे। तो ये क्या है, ये है, ऐसे हमें क्या करना है, रिलेशन स्टेब्लिश करना है। और रिलेशन स्टेब्लिश करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक क्या है, एक तो हम मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करनी है। ओके, मैथमेटिकली नहीं करेंगे, हम किसके थ्रू करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, तो इसमें हम कैसे दोनों के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, वो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो इसमें देखो, तो पहले वीडियो पॉज कर लो, ये लिख लेना। ओके, कंटिन्यू करना है, जो पहले लिखा है उसके नीचे से स्टार्ट करना है ये। ओके, उसके नीचे से यहाँ तक करना है, और उसके बाद जो लिखाऊंगा वो भी उसके नीचे से कंटिन्यू करना है, इसके नीचे से। ओके, सो वीडियो पॉज कर लो, लिख लो जल्दी से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिलेशन स्टेब्लिश करना है बिटवीन आरओई और आरओआई, और वो किसके थ्रू करेंगे, इंटरप्रिटेशन के थ्रू। तो ये भी मैंने रख कर दिया, चलो कोई नहीं, लिखना पड़ेगा दोबारा। अब हमें दोबारा पहले तो ये लिखना पड़ेगा, रिलेशन बाय मिस्टेक आई रफ
रिलेशन, देखो रिलेशन क्या था इसमें बताया आर ओ ई इक्वल टू क्या है आर ओ आई प्लस है, ओके, माइनस में इंटरेस्ट और क्या करेंगे डी फॉर डेट अपॉन में इक्विटी और क्या है उसके बाद 1 माइनस टी। अब इसमें क्या इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, मैंने क्या बताया देयर आर टू मेथड्स बाय विच वी कैन एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन आरओई और आरओआई। सो अब बताओ वो दोनों कौन से मेथड्स हैं। एक तो हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं मैथमेटिकली और दूसरा क्या है इंटरप्रिटेशन के थ्रू। तो हम क्या करेंगे इंटरप्रिटेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका करेंगे हम इंटरप्रिटेशन, कंटिन्यू करना है, ओके। इंटरप्रिटेशन अब देखो इसमें क्या सिचुएशन वन क्या हो सकती है, सिचुएशन वन क्या, इफ देर इज नो डेट, क्या इफ देर इज नो डेट इट मीन इफ फर्म इज अनलीवर्ड, if firm is unlevered, अगर फर्म अनलीवर्ड है इट मीन्स नो डेट। अगर यहाँ पर डेट ही नहीं है तो उसमें हम कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, देखो उसके लिए आरओई इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आरओआई 1 माइनस टैक्स। तो आरओआई 1 माइनस टैक्स इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पैट निकल के आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेट का जब इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो यहाँ पर ईवीआईटी आएगा ही नहीं, ओके। तो ये आ गया। अब क्या है देखो ईवीआईटी अपॉन में क्या था कैपिटल एम्प्लॉय, ओके। अगर यहाँ पर जब डेट है ही नहीं, तो यहाँ पे डेट खत्म हो जाएगा तो डेट जगह क्या आ जाएगा नेट वर्थ, ओके। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं है, जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो यहाँ पर क्या है टैक्स को जब माइनस करेंगे तो टैक्स को माइनस करने के बाद क्या निकल जाएगा, पैट निकल जाएगा सीधा, डायरेक्ट क्या निकल जाएगा पैट। तो ये क्या है पैट, ओके। तो ये रिलेशनशिप है, इसके बीच में क्या है, ये जब फर्म अनलीवर्ड हो, ओके। जब फर्म अनलीवर्ड हो तो उसमें हम ऐसे इंटरप्रिटेशन करेंगे उसकी, ओके। और जो उसमें आरओआई है उसको जो पोस्ट टैक्स निकल के आएगा वही क्या निकल के आएगा आरओई का पैट, वो क्या निकल के आएगा आरओई का पैट निकल के आएगा, ओके। तो ये था पहला में सिचुएशन 1 थी। अब हम सिचुएशन 2 करेंगे, तब उसमें क्या है अगर डेट भी है तो उसमें काफी सारी चीजें हैं, वहां आपको जो समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, ओके। तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो एक बार, लिखो लिख। अब सिचुएशन 2 में देखो क्या है, सिचुएशन 2 क्या है, ये क्या लीवर्ड, अगर क्या फर्म लीवर्ड है, अगर फर्म लीवर्ड है तो उसमें बताओ कैसे दोनों में इंटरप्रिटेट करेंगे। इंटरप्रिटेशन किसके बीच में, आरओई और आरओआई, ओके। नाउ क्या करता है, नाउ if firm raises debt तो क्या करना पड़ेगा फर्म को, इट विल हैव टू पे, क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट दैट इज आई, ओके। इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और क्या हो जाएगा, एंड सच एक्स्ट्रा इनकम सच एक्स्ट्रा इनकम for
इक्विटी वुड बी। तो देखो, तो इसमें एक्स्ट्रा इनकम क्या होगी, इसमें देखो ROI माइनस में क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें से क्या इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे और डेट को क्या कर देंगे, डेट का जो पोर्शन है उसके डेट से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो अब देखो क्या है इसमें ROI मीन्स, अब यहाँ पर क्या है देखो, जैसे आप फाइनेंशियल मैनेजर हो एक कंपनी के, ये कंपनी ए, आप यहाँ के हो फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, तो आप क्या करना, क्या सोचोगे कि हम फंड रेज करें सस्ते में, सस्ते रेट में क्या करें, सपोज 10 हम रेज कर रहे हैं फंड को कितने में, 10% में। यू आर मैनेजर ऑफ अ कंपनी, ओके, एंड यू विल हैव टू डिसाइड दैट यू हाउ टू रेज फंड। ओके, फंड को कैसे रेज करना है बताओ। हम फंड वही से रेज करेंगे जहां पर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। ओके, तो हम जब फंड रेज कर रहे हैं तो वहां पर कितना 10% हमें इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब बात आ रही है किसकी, इन्वेस्टमेंट करने की। अब जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो हमेशा क्या करोगे, इससे ज्यादा के प्रोजेक्ट पर ही तुम क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। अगर जिस प्रोजेक्ट में 10% से ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा, वहीं पर आप क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ओके, अगर क्या तुम ऐसा कर सकते हो क्या किसी कंपनी के लिए कि तुमने रेज किया 10% में और जब इन्वेस्टमेंट करने की बारी है तो उसे इन्वेस्ट कर दिया 9% में, यहाँ पर क्या लगेगा, लॉस हो जाएगा। ओके, और कंपनी तुम्हें निकाल भी देगी, ये भी ध्यान रखना है। सो यहाँ पर देखो क्या है, तो जब हम इन्वेस्ट करोगे तो हमेशा क्या है, वो इंटरेस्ट जो पे करना उससे ज्यादा ही हम कंसीडर करते हैं, मतलब इससे ज्यादा हमें मिलना चाहिए। तो दैट इज फेवरेबल फॉर कंपनी, वही फेवरेबल है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इट मीन्स अगर हमें 16% मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने से तो हमारे लिए क्या अच्छा है ये। ओके, तो यहाँ पर यही है कि ROI प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, क्या 16%, इसमें से 10% को देना पड़ेगा। ओके, 10% दे दिया, अब जो बच गया 6% वो किसके लिए बताओ। अब जो प्रॉफिट बचा वो किसका हो जाएगा, इक्विटी होल्डर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये क्या निकल गया है, ROI रिटर्न फॉर इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का तो क्या है, जो इसका एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो वो किसके लिए, उससे किसका फायदा होगा, उससे फायदा होगा इक्विटी शेयर होल्डर का। ओके, क्योंकि अब क्या होगा देखो, और यहाँ पर डेट इट मीन्स 0.5। ओके, तो अब देखो, अब अगर डेट ना होता तो इसमें ROE कैसे निकलता, अगर इफ देयर इज नो डेट, अब यहाँ पर डेट है, अब देखो इफ देयर इज नो डेट, इफ देयर इज नो डेट, अगर यहाँ पर डेट होता ही नहीं तो कैसे निकलता बताओ जल्दी से। तो सिंपल करते क्या, बताओ जल्दी बताओ, हमें कितना रिटर्न हो रहा है, ROI कितना है, 16%। ओके, 16% है, और यहाँ पर सीधा कर दो कितना, सपोज टैक्स का रेट है 30%, टैक्स का रेट कितना 30% है, तो 30% मीन्स 1.1 माइनस 0.30, तो कितना आएगा देखो, करो जल्दी से इसे, 16 माइनस में मल्टीप्लाई कर दो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना 11.2%। अगर डेट ना होता तो 11.2% रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता। ओके, और वही अगर डेट है, और डेट में क्या डेट है, हमें डेट पर इंटरेस्ट देना 10% और उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, हमें रिटर्न कितने का हो रहा है 16% का, तो उस केस में ROE कितना निकल के आएगा, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, ये हमें ऐसे इंटरप्रिटेशन करनी है, और यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं, ये ध्यान रखना है। अब मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा इसे, तो पहले एक बार वीडियो पॉज कर लो, ये लिख लो पहले। ओके, जल्दी करो, आई होप आपने लिख लिया होगा, जल्दी से वीडियो पॉज करके लिख लेना है। ठीक, अब देखो प्रैक्टिकली समझाता हूं तुम्हें। देखो ये फॉर्मूला क्या है, ROE का फॉर्मूला क्या है, ROI प्लस में ROI माइनस में इंटरेस्ट और डेट अपॉन में इक्विटी, और क्या 1 माइनस T। और यहाँ पर बताओ इक्विटी क्यों आता है, इक्विटी इसीलिए आता है यहाँ पर नीचे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना क्या
16 माइनस में 10 जो निकल गया था वो क्या था, जो 6% निकल गया है। 6% वो किसका है, प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट किसका है, वो प्रॉफिट है इक्विटी के लिए। तो यहाँ पर इसीलिए इक्विटी से हमने क्या किया, डिवाइड किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है कि हमने डेट रेज किया 10% से, हमने रेज किया फंड को, इतने से फंड रेज किया है। ओके, जब हमने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा। तो क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज 16%। ओके, तो ये पहला केस है, केस वन। ओके, केस वन में क्या है, देखो 10% से हम क्या कर रहे हैं, फंड को रेज कर रहे हैं। मतलब हम जब फंड रेज करेंगे थ्रू डेट, तो हमें कितना, डेट के थ्रू, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। और वही जब हमें फंड मिल जाएगा, जब हम उसे इन्वेस्ट करेंगे, जो फंड हमें मेरे पास आया है, अब मैं क्या करूंगा, अपने पास थोड़े ना रखूंगा। ओके, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा कहीं प्रोजेक्ट में। जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर रिटर्न कितने मिलेगा, 16%। अब इस केस में देखो ये कैसे निकलता है, देखो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 16%। ओके, 16% है, प्लस कर दो कितना है ये, ROI कितना है, ROI है 16 और -10। अब कर दो ये, इसका जो रेशियो कितना 0.5 है, 50 कितना आ रहा है, ओके 50%। अब ये क्या, 1 माइनस टैक्स कर दो, 1 माइनस टैक्स क्या हो जाएगा, देखो करो जल्दी से इसे, 16। तो पहले इस पोर्शन को ये कर लो, 16 आ गया, 16% प्लस में, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ रहा, 6 माइनस में कितना, ये 6 माइनस में 10 नहीं, 16 माइनस में 10 इंटू में 0.5, ये आ रहा है 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको प्लस, और क्या करना है, इसको 1 माइनस 10 कितना, माइनस टी फॉर टैक्स। टैक्स कितना बोला था, टैक्स एज्यूम कर लो 30% टैक्स है ये, कितना टैक्स है, 30%। ओके, तो यहाँ पर क्या, 1 माइनस में 0.3, तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर आ रहा है 13.30%। ओके, 13.30% यहाँ पर ROE होगा। इट मीन रिटर्न ऑन इक्विटी, जो इक्विटी शेयर होल्डर का है उसका रिटर्न कितना बनेगा, 13.30%, इट मीन 13.3%। ओके, तो इतना बनेगा कब, जब हम क्या करते हैं, देखो जब हम फंड को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं ऐसी जगह जहां पर हमें फंड से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ज्यादा मिल रहा है, जो हमने फंड को रेज किया उससे ज्यादा मिल रहा है। हमें जो कॉस्ट, हमने कितनी कॉस्ट कितनी यहाँ पर इनकर्ड हो रही थी, 10%। ओके, और हमें उस पर रिटर्न, जब हम उसी फंड को जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 16%। इट मीन हमारा ये फर्म के लिए फेवरेबल है। ओके, तो फेवरेबल है, तो वहां पर देखो डेट का जो यहाँ पर क्या है, ROE है, वो बढ़ गया था, इसीलिए इसी को क्या, देखो जब नो डेट था, जब डेट नहीं था तो वहां पर कितना आ रहा था, 11.20%। ओके, तो हमें यही बताना है कि अगर हमें ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना है ऑप्टिमम, जिससे क्या हो, ROE, ये रिटर्न ऑन इक्विटी, जो अर्निंग पर शेयर है वो क्या हो, इंक्रीज हो, बेटर हो। ओके, फॉर शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर के हमेशा रिस्क लेते हैं, इसलिए हमें क्या, हमेशा शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना पड़ता है। ओके, कंपनी क्या, कंपनी किसकी होती है, शेयर होल्डर्स की होती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वही ओनर्स होते हैं उनके। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये इससे ज्यादा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आया, जो हमने फंड रेज किया डेट के थ्रू, वहां पर हमें इंटरेस्ट एज कंपेयर, जो हमने फंड रेज किया उसको, जो हमने फंड इन्वेस्ट किया उसी फंड को, उसमें जो हमें रिटर्न मिला है उससे कम हमारा जो कॉस्ट है वो कम है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो क्या हो गया, इनहेंस हो गया। ओके, तो अब देखो केस 2 आता है। केस 2 में क्या है, केस 2 अगर डेट कितना है, डेट है 20%, 20% क्या डेट है, और हमें उस पर रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है, ROI कितना हमें मिल रहा है, 16% ही मिल रहा है।
तो अब इस केस में कैसे क्या करोगे, कैसे निकलेगा बताओ। देखो ROE कितना निकलेगा, 16% प्लस 16 माइनस में 20 0.50, ओके 0.50 हो गया ना, 0.50 और 1 माइनस टैक्स कितना है 0.30, ओके। तो अब देखो करो जल्दी से, इसे भी कर लो, पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर उसमें जो आंसर आता है उसको इसे प्लस कर दो। 16 माइनस में 20, ओके 20 इंटू में 0.5 और प्लस 16 और क्या करना है 1 माइनस 0.3 तो मल्टीप्लाई 0.7। अब यहाँ पर देखो 9.8 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ बेवकूफी है। क्या बेवकूफी है, देखो हम क्या ऐसा कर सकता है कोई एक फाइनेंशियल मैनेजर की, उसे जो डेट रेज कर रहा है तो उसे 20% इंटरेस्ट दे रहा है, और जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे वहां पर रिटर्न कितने का 16% ही मिल रहा है। अगर ऐसा करेगा तो उससे फाइनेंशियल रिस्क किसका बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर का। जो इक्विटी शेयर होल्डर का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो उसमें जो रिस्क होगा तो कौन बेयर करेगा, इक्विटी शेयर होल्डर करेंगे। तो ये ROI कितना निकल गया, ROE निकल गया 9.8। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें हायर कॉस्ट पर रेज कर लेना, फंड रेज कर लेना चाहिए, और हमें रिटर्न जो हमें क्या इन्वेस्ट ऐसे करना चाहिए जहाँ पर क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कम हो। नहीं, हमेशा एक कंपनी को प्रॉफिट मिलाने के लिए फाइनेंस मैनेजर क्या सोचता है कि फाइनेंस करे, जो भी कॉस्ट आती है वो क्या कम हो एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट पर जो हमें रिटर्न आ रहा है। इट मीन जो हम फंड रेज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो। किससे कम हो, जो हम फंड को रेज किया उसे हम दोबारा क्या अपने पास तो रखेंगे भी, ओके टाइम पास करने के लिए सिर्फ देखेंगे थोड़ी ना अपने पास रखेंगे, हमें इंटरेस्ट भी देना है उस पर। जब इंटरेस्ट देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है कि जो फंड हमने रेज किया है जिस कॉस्ट पर, जिस परसेंटेज पर, ओके, कि उससे ज्यादा का रिटर्न मिले। ओके, जब उससे ज्यादा का रिटर्न मिलेगा तभी तो कंपनी या फर्म को बेनिफिट होगा ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ये एक तरीके की कतई तो है, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा करोगे तो कंपनी डूबेगी 100%। ओके, तो अब दूसरा केस, थर्ड केस में क्या है, केस 3। केस 3 में क्या है, देखो अब हमने डेट भी 16% में रेज किया है और रिटर्न भी हमें 16% का ही हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा बताओ। देखो डेट भी हमने कितने में रेज किया है, 16% में, और जब हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला, हमें 16% ही मिला है। ओके, जब यही किया है तो इसमें सिंपल है, जो ये कितना 16% प्लस 16% प्लस 16 माइनस 16 और 0.50 और क्या है बताओ 1 माइनस टी कितना 0.30। तो ये कर दोगे तो कितना निकल जाएगा, देखो ये तो 0 हो गया ना 0, तो 16 इंटू में 0.7, यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो 11.2 आ रहा है। तो यहाँ कोई चेंज हो ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो जो नो डेट था, जब डेट को हमने रेज ही नहीं किया था, मतलब जब अनलीवर्ड फर्म थी तो उसमें कितना था, अनलीवर्ड फर्म में 11.20%। तो वही यहाँ पर क्या हुआ, तो इसमें कोई ये क्या इनडिफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इक्विटी ROE पर। जब जितने में आपने फंड रेज किया उतने में आप क्या कर रहे हो, उतने में आप अर्न भी कर रहे हो, तो उससे ROE पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर इसके बाद इसमें जो कंक्लूजन क्या निकल गया है वो लिखाऊंगा। ओके, पहले से लिखो जल्दी से। अब हमें क्या करना है, कंक्लूजन बताना है जो अभी सीखा है। किसमें, सेकेंड सिचुएशन 2 में, जब अनलीवर्ड फर्म क्या हो, लीवर्ड फर्म हो। तो इसमें क्या है, पहले क्या है, पहले देखो इफ ROI क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, इंटरेस्ट से। जब इंटरेस्ट से ग्रेटर देन हो तो यहाँ पर क्या है, प्रेफर्ड ये भी करेंगे, क्या प्रेफर्ड करेंगे, प्रेफर्ड कर सकते हैं हम, प्रेफर्ड डेट को भी हम रेज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो
जब हमने फर्स्ट केस में निकाला था उसमें कितना निकल गया था, ROE 13.3%, ये ज्यादा निकल के आ गया था ना। ओके, तो यहाँ पर क्या है, हम डेट को भी प्रेफर कर सकते हैं, इट मीन हम डेट को रेज कर सकते हैं। ओके, और सेकेंड में क्या था, इफ ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेस देन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब समझो। ROI ग्रेटर देन क्या, इंटरेस्ट। इसमें हमने फंड को रेज किया है कम कॉस्ट पर, और हमने जब इन्वेस्ट किया उसमें हमें रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये कि हमें प्रेफर्ड डेट को भी साथ में कर लेना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, अब इसका मतलब क्या है, इफ ROI लेस देन क्या है, लेस देन है किससे, इंटरेस्ट से, लेस देन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हमने फंड बोरो किया था 10% में। ओके, अब जब हमने इन्वेस्टमेंट करने की बारी है तो उसमें हमें इन्वेस्टमेंट पे ROI कितना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, 8% ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्या लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इक्विटी को प्रेफर करेंगे, इक्विटी प्रेफर्ड। ओके, हमें यहाँ पर सिर्फ इक्विटी से ही फंड को रेज करना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर समझ में आ रहा नहीं कब क्या करना चाहिए, डिसीजन कैसे लेंगे, जब भी ROI ग्रेटर देन हो आई से, और डेट को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। मतलब डेट भी हमें, डेट को इशू करके भी फंड रेज कर लेना चाहिए। बट अगर क्या हो, ROI लेस देन हो किसी इंटरेस्ट से, तो उस केस में क्या है, उस केस में हमें सिर्फ इक्विटी को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। ओके, और अगर क्या हो, इफ थर्ड में इफ ROI इक्वल टू इंटरेस्ट है, तो थर्ड केस थी ना, ये इसमें कितना निकल गया था, 9.8% था। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब जितने हमने फंड को रेज किया उतने ही हमें अर्न भी हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये क्या इनडिफरेंस पॉइंट है, इनडिफरेंस है। ओके, इनडिफरेंस। ओके, इनडिफरेंस है। तो यहाँ पर कितना था, ये जितना अनलिवर्ड में आ रहा था 11.20%, तो उतने ही आ रहा था। यहाँ पर कोई इनडिफरेंस पॉइंट में भी यही आ रहा था कि इनडिफरेंस में 11.20%, यहाँ डेट का कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ओके, तो ये क्या है, कंक्लूजन निकल गया है, ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन। ओके, कब क्या करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास इसमें हम कवर करेंगे कि अगर यहाँ पर प्रेफरेंस कैपिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है तो उस केस में हम ROE कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करेंगे इफ देयर इज इन्वॉल्व प्रेफरेंस कैपिटल। अभी तक प्रेफरेंस कैपिटल इन्वॉल्व नहीं थी, अब जब प्रेफरेंस कैपिटल इन्वॉल्व हो जाएगी तो उसमें हम कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे बिटवीन ROE और ROI। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। I think it is enough for today. In next class, we will continue capital structure. So, if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.